होते रहते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर राव इंद्रजीत के कह सकते हैं कि उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती है तो फिर वो इस नायब सैनी नहीं तो आखिरकार कौन? नायब सैनी नहीं तो आखिरकार किसके चेहरे पर बड़ा दांव खेलने जा रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये किसी से छुपा नहीं है कि हरियाणा में जब से बीजेपी सीटों के लिहाज से बड़े प्रदर्शन अच्छा जो किया है उसने, और जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में हमने देखा कि जैसे तैसे उन्होंने सीटों के सह और मात के खेल में कांग्रेस को पीछे पछाड़ा, खुद आगे आ गई, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पा रहे हैं, मुख्यमंत्री चेहरा नहीं तय कर पा रहे हैं, पार्टी में बगावत हो रही है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों आखिरकार हरियाणा में बीजेपी के अंदर जो बगावत है वो बढ़ रही है, और इस बगावत के बढ़ने से कितना नुकसान हरियाणा के अंदर बीजेपी को होगा, और क्या ये बगावत बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा मैं अगर कहूं तो वो बन सकती है। 3 से 4 बड़े चेहरों का नाम मैं ज़रूर लूँगा। वो नाम है नायब सिंह सैनी, अनिल विज, राव इंद्रजीत। ये बड़े चेहरे हैं जो सीएम की रेस में हैं, लेकिन बीजेपी की एक जो बड़ी बैठक हुई है उस बैठक में भी तय नहीं हो पाया कि सीएम कौन, और क्या किसी और को सीएम बनाकर तो नहीं खेल पूरी तरीके से पलट देंगे मोदी और शाह। और नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम है हरियाणा का सीएम कौन। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हमारे खास सहयोगी सिराज, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सिराज, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने सीटों के लिहाज से अगर देखा जाए तो कांग्रेस से बड़ी बढ़त बनाई, लेकिन सरकार बनाने में देरी हो रही है, तारीख पर तारीख भी आ रही है, और ये देखा जा रहा है कि बीजेपी एक नाम पर फाइनल क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि आपने तो एक वक्त में ये बोला था कि हम ये चुनाव नायब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ रहे हैं, तो राव इंद्रजीत, अनिल विज, ये चेहरे कहाँ से आ गए? और ये चेहरे जब सीएम रेस में हैं तो कैसे बीजेपी इनको शांत करे? जी देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल राहुल जी आपने पूछा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले ही ये तय कर चुकी थी कि भाई हरियाणा की सत्ता में अगर भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती है तो फिर नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ। लेकिन जिस तरीके से तारीखों का लगातार बदलाव हो रहा है, जिस तरीके से तारीख पर तारीख, जो सनी देओल का डायलॉग आपने सुना होगा, वो कहीं ना कहीं अब हरियाणा में दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए, 8 तारीख को चुनाव परिणाम आ चुके थे, 10 तारीख 12 तारीख के जो दिन थे वो तय किए जा चुके थे कि भाई इस दिन शपथ समारोह होंगे, लेकिन उसके बाद 15 तारीख का दिन आता है, फिर 17 तारीख का दिन आता है। तो आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को छुआ है, कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, जो अहिरवाल बेल्ट है वहां पर राव इंद्रजीत का प्रभाव है, और अहिरवाल बेल्ट पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है वह उसका श्रेय कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत को जाता है। और जाहिर सी बात है, राव इंद्रजीत जिस तरीके से अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं, करीब 9 से 10 उनके साथ विधायक हैं, इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार गुप्त बैठकें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने बयान दिया कि दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दक्षिणी हरियाणा का जो कह सकते हैं, जो दक्षिणी हरियाणा के लोग हैं, उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है हरियाणा की जीत में, तो इसलिए इस बार जो है दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री तय होना चाहिए। सिराज, आपने राव इंद्रजीत का जिक्र किया और अनिल विज का जिक्र किया, मैं इन दोनों को लेकर थोड़ा सा स्पष्टीकरण जरूर दे दूं अपने दर्शकों को, क्योंकि राव इंद्रजीत का एक बयान सामने आया जिसमें देखिए काफी समय से खबरें क्या चल रही थी कि 9 विधायक लेकर बाजी पलट देंगे, 9 विधायक लेकर बगावत कर देंगे, 9 विधायक लेकर कांग्रेस में चले जाएंगे। लेकिन ऑफिशियली बयान सामने आया राव इंद्रजीत का, उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं विधायक लेकर कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो बीजेपी के साथ बना हुआ हूं। यही बात सिराज अनिल विज ने कही जी। अनिल विज ये कह रहे हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं ना कि भैया मुझे मुख्यमंत्री बनना या मुझे मुख्यमंत्री बना दो। ठीक है, वो बात मैंने कह दी थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मुझे मुख्यमंत्री बना जाए। ऐसे वक्त में जहां ये दोनों बड़े चेहरे सीएम रेस में थे और अचानक दोनों का बयान पलटता है, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या मानी जाए?
देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में वर्चस्व है, और जाहिर सी बात है बड़े दिग्गज नेता हैं, तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह, उन्होंने मुलाकात जरूर की होगी, समझाने की कोशिश जरूर की होगी। और देखिए, कई मौकों पर ऐसा देखा भी गया है कि अमित शाह का प्रभाव जो है, उनकी बातों को कोई भारतीय जनता पार्टी में काटता हुआ नहीं नजर आया था। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले आपको याद दिला दें कि जब छत्तीसगढ़ और कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव हुए थे, उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसी तकलीफ से जूझती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे एक बड़ा चेहरा थी। और खास तौर पर देखा जाए, शिवराज सिंह चौहान इतना मादा रखते हैं कि वो मध्य प्रदेश में अपने दम पर सरकार बनवा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और उनकी भूमिका भी काफी ज्यादा अहम थी। और ये दो बड़े चेहरे थे जिनको लेकर के सीएम बनाने की तैयारी चल रही थी। लेकिन आखिरी वक्त पर जिस तरीके से पलटा गया खेल और जिस तरीके से फैसला हुआ, कहीं ना कहीं ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी काबिलियत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि देखिए, शिवराज सिंह चौहान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, या फिर वसुंधरा राजे जिस तरीके से वो शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, विधायक तमाम जो थे वहां पर उनके घर पर जुटने शुरू हो गए थे, तो ये अपने आप में उनकी काबिलियत को दर्शाता है। जी, आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन, आप लगातार विधायक का जिक्र कर रहे हैं, और मैं यहीं से फिर एक सवाल ले लेना चाहूंगा, कितनी बड़ी गुंजाइश अभी लग रही है कि ऐसा कुछ अनिल विज या राव इंद्रजीत कर सकते हैं? हालांकि ऑफिशियल बयान उन्होंने जरूर दे दिया, लेकिन ऑफिशियल बयान देने से क्या होता है? अंदर खाने जो चल रहा है ये सबको पता है। अगर बगावत नहीं हो रही है, अगर नेता या विधायक नहीं भाग रहे हैं या नाखुश नहीं है, तो अब तक तो आप सीएम बना देते कि भैया नायब सिंह सैनी हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन चीजें जो सामने आ रही हैं वो तो यही है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने बेहतर जवाब दिया और बेहतर बात कही। जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह जब बिहार पहुंचे थे बीते चुनाव में, तो वो कह चुके थे कि हम लल्लन बाबू और नीतीश बाबू के लिए सारे दरवाजे बंद करते हैं, हम कभी उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन आज देखिए, वक्त बदलता है और नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार बिहार में दौड़ रही है। बल्कि नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि मर जाना पसंद है, लेकिन उनके साथ जाना हमें कबूल नहीं है। और देखिए, नीतीश कुमार आज बीजेपी के साथ है। चिराग पासवान को देख लीजिए, एक समय पर वो नीतीश कुमार की खिलाफत करते थे, लेकिन आज उन्हीं के साथ मिलकर जो है एनडीए का हिस्सा है। तो ये राजनीति में बयानबाजी होती रहती है। राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन और कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता। इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से राव इंद्रजीत कह सकते हैं कि एक समय था जब कांग्रेस का प्रमुख चेहरा हुआ करते थे और बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें मिली थी, लेकिन आज उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी खेल बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। आपने देखा होगा, हिमंता बिस्वा शर्मा जो कह सकते हैं कांग्रेस का हिस्सा रहे, बड़े नेता थे, लेकिन वक्त बदलता है और वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। वही देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक काबिल नेता थे और भरोसेमंद नेता थे, वो चले जाते हैं। चंपाई सोरेन को देखिए कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी से हाथ मिला लेते। तो तमाम जो कह सकते हैं उदाहरण है जो राजनीति में इस बात के सीधे तौर पर संकेत दे रहे हैं कि इन बातों का कोई भी कह सकते हैं साक्ष्य नहीं है। एक छोटा सा सवाल मैं यहीं पे ले लूंगा। आपने कई बड़े चेहरों का नाम गिनाया, हिमंत बिस्वा शर्मा जो है वो कांग्रेस से थे, बीजेपी में चले जाते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक तंवर का मैं ताज़ा उदाहरण लेना चाहूँगा। अशोक तंवर की वापसी कांग्रेस में होती नजर आई है। और मैं फिर यहाँ पर बात कर रहा हूँ ये कि कितनी बड़ी गुंजाइश फिर ये लग रही है कि राव इंद्रजीत जो एक वक्त में कांग्रेस के साथ थे, अब कितनी बड़ी उम्मीद है कि वापस कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। हालांकि भले ही ऑफिशियल बयान दे दिया हो, लेकिन अगर बात नहीं बन पाती है या कोई बड़ी जगह नहीं मिल पाती, तो सोचेंगे कांग्रेस के साथ जाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मैंने पहले ही कहा कि राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। और अशोक तंवर जो हाल ही में कांग्रेस में आए, पहले वो कांग्रेस का हिस्सा थे, फिर वो आम आदमी पार्टी में जाते हैं, फिर वो बीजेपी में जाते हैं और फिर से वो कांग्रेस में आ जाते हैं। तो देखिए, राजनीति में हमेशा मौके की तलाश रहती है, मौके का दस्तूर बनता है और संभावनाएं बनती हैं। तो जाहिर सी बात है कि वार पलटवार होते रहते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर राव इंद्रजीत के कह सकते हैं कि उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती है, तो फिर वो इस फैसले पर जरूर उतर सकते हैं। हालांकि वो कई बार अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में पहले ही कह रहा हूं कि पुख्ता तौर से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और देखिए, जिस तरीके से उनका कद है अहिरवाल बेल्ट पे और हरियाणा की राजनीति में, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जरूर उन पर डेरा डालने की कोशिश करेगी। जी, और देखिए, बाकायदा कांग्रेस पार्टी क्या डेरा डालने की कोशिश करेगी और क्या हरियाणा में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक है, तो फिर आप सीएम चेहरा क्यों नहीं घोषित कर पा रहे
या कहा जाए कि पूरी दाल ही काली है जिसे आप सफ़ेद करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन होगा आखिरकार हरियाणा का मुख्यमंत्री और किसके चेहरे पर, जी हाँ, किसके चेहरे पर खेलेगी बीजेपी दांव, इससे जुड़ा जो भी बड़ा अपडेट होगा हम अपने चैनल पर देते रहेंगे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।